स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आपके स्टडी को और अच्छा करने के लिए जो है हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं बहुत सारे लेक्चर, क्लासेस, यूजफुल वीडियोज, अपडेट्स। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली है और बेल नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे आप तक पहुंचा देगा। आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 10वीं क्लास एनआईएस का। बहुत सारे विद्यार्थियों की ये डिमांड थी, पर्सनल व्हाट्सएप तक मैसेज आ रहे थे कि सर हम हिंदी मीडियम में हैं और हमारे लिए जो है कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जाए, वीवीआई बताई जाए। तो हमने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं ज़रूर आपके लिए काम करूँगा, क्योंकि लाइव क्लासेस वगैरह चलता रहता है। अभी एग्ज़ाम अक्टूबर का है नज़दीक, तो उन सिलेबस पुराना करवाना पड़ता है ना, जो बच्चे जो लाइव में ज्वाइन करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा सा आप टाइम दो, बाकी जो है मैं आपके लिए ज़रूर इसके लिए लेकर आऊँगा। तो देखिए, ये जो है 85 मार्क्स का यहाँ पर पूर्णांक दिया हुआ, टोटल मार्क्स है। 3 घंटे का पेपर है। और क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम का सिलेक्ट किया है, जहाँ तहाँ से क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चन के नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको आपको करूं। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम का एक अलग प्लेलिस्ट है, जहां साइंस के वीडियोज मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, और हिंदी मीडियम का अलग प्लेलिस्ट है जिसमें कि मैंने साइंस के वीडियोज बनाए हैं। इसके अलावा क्लास 10 के कुछ चैप्टर्स मैंने हिंदी के भी इसमें अपलोड किया है यूट्यूब पे। एक दो चैप्टर मैथ का भी शायद है, तो आप उनको जाके जो है, अगर आप इस सब्जेक्ट से आपका मतलब है, आपके पास ये सब्जेक्ट, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निर्देश में दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य है, और दूसरा दिया है प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ देखें तो लिखा है यहाँ पर, कार्य का व्युत्पन्न एसआई मात्रक क्या है। देखिए, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके पीछे कारण होता है। इसके पीछे कारण क्या है? कॉपी पेन लेकर आप बैठेंगे सबसे पहले, ठीक। इसके पीछे कारण मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, कारण ये है कि जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि डब्लू डब्लू मतलब कार्य होता है, तो बल और दूरी, इन दोनों को क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब ध्यान से अगर देखेंगे, दूरी होता है मीटर में, दूरी किस में होता है? मीटर में होता है। इसके अलावा अगर आप अच्छा, ये ऑप्शन बी दिया है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम थोड़ा सा इसका निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या निकलेगा। डब्लू, एक सेकेंड, डब्लू इज इक्वल टू हो गया एफ एस, और यहाँ एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, है ना, सेकंड, है ना, गति का दूसरा नियम हो गया ये। तो एम ए का मतलब हो गया, यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स का। अब यहाँ पर आप डाल दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर डालने के बाद जो हमारे सामने आएगा वो आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई एक और मीटर से हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका होना चाहिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन ही इसमें मिस्टेक है थोड़ा सा। इसका जो है ये आंसर होगा। तो अगर मैं इस पे आऊँ तो इसमें ए में है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर कहीं पर तो है नहीं। ये जो सी वाला ऑप्शन है, अच्छा इसमें भी नहीं है। डी वाले में -2 ना होकर +2 होना चाहिए था। क्वेश्चंस का डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, बट मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये निकलेगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। समय का विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग, और समय में ही हमें कंप्लीट करना है। एक फ़ारेनहाइट तथा एक सेल्सियस तापमापी गर्भ द्रव में डुबोए जाते हैं। एक फ़ारेनहाइट, एक सेल्सियस, ठीक है। तो सेल्सियस तापमापी का माप 80 डिग्री सेल्सियस है। तो फ़ारेनहाइट तापमापी द्वारा अंकित किया गया ताप क्या होगा? तो देखिए, इसमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? फ़ारेनहाइट से अगर आप सेल्सियस में जाना चाहते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है, रिलेशन होता है, वो आपको लगाना होगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आप उसको
अपना सिलेबस में देखना है, उसमें मैंने ऑलरेडी सब बता रखा है वीडियोज वगैरह में, आप देखेंगे तो वहाँ पर एक सेट करके आप आराम से इसको 176 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आ जाएगा। 8.0 इंटू 10⁻⁻15 को व्यक्त किया जा सकता है। अब इस चीज़ को कैसे व्यक्त किया जा सकता है, तो देखिए ध्यान से, -15 है तो देखिए इसमें पिकोमीटर भी नैनोमीटर -9 होता है, पिकोमीटर जो है -12 होता है, एंगस्ट्रॉम -10 होता है। अब इसमें जो है -15 है तो FM ही जाएगा इसका, तो बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है? समांगी मिश्रण का मतलब समझते हैं, जो मिक्स हो जाने पर बिल्कुल एक दूसरे में बढ़िया से घुल मिल जाते हैं, लेकिन कौन नहीं है? तो पीतल समांगी है, वायु समांगी है, शरबत समांगी है, दूध जो है ना, दूध दिखता तो समांगी है पर होता समांगी है। ये आप ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसका कोलाइड पढ़ते हैं तो उसमें ये दूध उसका एग्जाम्पल आता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोई कण त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन। अर्धवृत्त, अगर आप अर्धवृत्त की बात करते हैं तो अर्धवृत्त का मीनिंग क्या हो गया? अर्धवृत्त का मतलब हो गया कि जैसे ये आपका है ना, एक सर्किल बना लिया। अब आप क्या कह रहे हैं कि आपका कहना है यहाँ पे कि यहाँ से ये स्टार्ट करिए, ठीक, और कह रहा है कि गमन करिए अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त मतलब यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है जहाँ से इसने स्टार्ट किया, और ये पॉइंट बी है जहाँ ये रोका है इसने, और इस तरीके से इतना ये कंप्लीट किया। तो इसका जो विस्थापन है क्या हो जाएगा? जो उसका व्यास होगा, यानी 2r, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, विस्थापन पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? विस्थापन। उसका विस्थापन क्या होगा? तो आंसर थोड़ा मिस्टेक है, पाई आर नहीं होगा। ये विस्थापन है तो पाई आर कहाँ से होगा? अगर इसकी दूरी पूछता तो जरूर पाई आर हो जाता, पर दूरी तो पूछा नहीं इसका भाई, इसका दूरी थोड़ी ना पूछा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना, तो ये हो गया विस्थापन, ये हो गया 2r। अगर दूरी पूछता तो ये वाला हिस्सा हो जाता इतना, और ये कितना हो जाता? पाई आर हो जाता फिर। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसका करेक्ट आंसर 2r होगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। आगे हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? न्यूरॉन मतलब आपका तंत्रिका का जो होता है, जैसे आप देखते हैं आपके पाँव में थोड़ा सा जो है एक सुई लगता है और ब्रेन तक सिग्नल जाता है, और कितनी सारी चीज़ें होती है। पहले वो ब्रेन तक सिग्नल जाता है, फिर ब्रेन एनालिसिस करता है कि भाई आपके लिए ना वो मतलब सही है या गलत है। अगर आपके लिए गलत है तो ब्रेन ऑर्डर देता है पाँव को कि जल्दी हटाओ वहाँ से, पाँव हटा लेता है उसको, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये जीव विज्ञान का सवाल है, बायोलॉजी का है। डेंड्राइट, एक्सॉन का सीरा, ये आगे सवाल और इसमें है। इसका सही जवाब जो है आप देख लेना, जो भी रहेगा, कोशिका काय, डेंड्राइट, एक्सॉन का सीरा। ये डायग्राम आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8 मिनट हो गया। तेल या वसा में पकाए या तले गए पदार्थों को लंबे समय तक बैगों में भंडारित करने के लिए प्रवाहित की जाने वाली गैस कौन सी? तो नाइट्रोजन होगा। चिप्स, कुरकुरे वगैरह जो आपका खाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? संक्रामक का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला। तो मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, मधुमेह, डेंगू। मधुमेह, डायबिटीज बोलते हैं इंग्लिश में। डायबिटीज थोड़ी ना संक्रामक है, वो तो आपके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है, आपकी वजह से दूसरों को थोड़ी ना होगा। ऑक्सीन या जिब्रेलिन रसायन निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? खरपतवारनाशी, उर्वरक, कवकनाशी। ये पादप वृद्धि नियंत्रक, इस पर चला जाएगा। मानव शरीर के किन्हीं 2 अंगों के नाम बताइए जिन्हें हमारे पूर्वजों द्वारा मापन के लिए उपयोग किया गया। मानव शरीर के किन्हीं 2 अंगों के नाम बताइए जिन्हें हमारे पूर्वजों मापन के लिए उपयोग किया गया। इन अंगों का परिशुद्ध मापन के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? अरे तो वैसे भी है, इसमें आंसर यहाँ पर नहीं है। तो वैसे भी एक मापने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक तो हाथ का इस्तेमाल होता था, है नहीं? 2 अंग मतलब हमारे एक तो हाथ का इस्तेमाल मेजरमेंट करने के लिए होता था, और मतलब पूरा हाथ का, और दूसरा इस्तेमाल क्या करते होंगे वो सिलेबस में देखना पड़ेगा। दूसरा इस्तेमाल वो करते होंगे मापने के लिए, मापन के लिए तो ये भी है कि भाई वो जितना चलते हैं, आज भी हम लोग वही काम करते हैं ना, चलते हैं तो पाँव से मापते हैं कि हमने कितना डेग जिसको बोलते हैं, या कितना चाल कदम बोलते हैं, कितना कदम हम चले हैं।
तो इनका इस्तेमाल होगा, पाँव का इस्तेमाल होगा, हाथ का और पाँव का। 5 मोल ऑक्सीजन 10 मोल सोडियम में कितने ग्राम होते हैं? तो आराम से आप निकाल देंगे। 1 मोल ऑक्सीजन जो है 32 ग्राम होता है, तो 5 मोल 32 गुना 5 180 ग्राम हो जाएगा। वैसे ही 1 मोल सोडियम 32 ग्राम है, तो 10 मोल सोडियम 32 गुना 10 320 ग्राम हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। उन यौगिकों का सूत्र लिखिए जो निम्नलिखित आयनों से बनते हैं। आराम से लिख देंगे। Na+ तो आराम से लिखेंगे, Na2SO4 हो गया, या 9 नहीं होगा, मिस्टेक कॉमा है वो। Pb3PO4 का होल ट्वाइस तो आराम से बना देंगे। ये तो ऑलरेडी सब सिखा रखा है मैंने, आप मेरा वीडियोस तो देखिए, सब मैंने बता रखा है। नहीं समझ में आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9643480201, इस पे आप संपर्क कीजिए, मैं आपको बाकी जानकारी दूंगा, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये देखिए ऑलरेडी सब मैं सिखा चुका हूँ संतुलित करने का तरीका, आपको हमारा वीडियोस देखना चाहिए और उसमें एवरीथिंग इज ओके। ना समझ में आए तो अगेन आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं लिंक वगैरह सब दूंगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है और आराम से आप संतुलित कर लेंगे। अगला सवाल, ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके का है कि स्थैतिक तथा गतिज घर्षण के बीच अंतर बताइए और 2 कारकों के नाम बताइए जिन पर घर्षण बल निर्भर करता है। देखिए सबसे पहली बात, आप एक बक्से को आप मैंने भरा हुआ सिलेंडर घर पे आया, उसका आप धक्का दे रहे हैं, आप खींच ही नहीं पा रहे, वो मूव ही नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब समझते हैं वहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। और जब तक वस्तु विराम में रहती है और उस समय लगने वाला फ्रिक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थैतिक फ्रिक्शन। लेकिन वही वस्तु आप सिलेंडर को घसटा घसटा के लेने जाने लगे, वो गति में आ गई है लेकिन अभी भी आपको बल लग ही रहा है, तो इसको गतिज घर्षण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो गतिज घर्षण एक बार जब शुरू होता है तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, चाहे जो भी स्पीड वगैरह हो। बट जो स्थैतिज घर्षण होता है वो उसकी वैल्यू जो है वो इस हिसाब से होती है कि हम कितना बल लगा रहे हैं, है ना। जैसे मान के चलिए कि उसकी जो स्थैतिज घर्षण की क्षमता है 100 न्यूटन लगाने की है, लेकिन हम इधर से 20 न्यूटन लगा रहे हैं, तो वो भी 20 न्यूटन लगाएगा, तभी तो न्यूट्रल रहेगा, वो रुका हुआ रहेगा, विराम में रहेगा। सोचिए आप 20 न्यूटन लगा रहे हैं और वो 100 न्यूटन लगा दे, तो आपका 20 तो कैंसिल हो गया, लेकिन उसका 80 उधर से जो लगा रहा था वो रह गया, उसको काटने वाला कोई है ही नहीं, तो उल्टा आप ही की तरफ ये दौड़ना शुरू कर देगा। तो ऐसे स्थिति में तो दुनिया में हर चीज़ को छूते ही हम तो कम लगाते पर वो ज़्यादा लगाने लग जाता है। चलिए आगे हम चलते हैं। टाइम एक बार देखो, मुझे बड़ी चिंता होती रहती है, 12 मिनट हो गया है। स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। देखिए जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयत्न किया जाता है, अभी चल नहीं रहा है, प्रयत्न किया जाता है, तो उसको हम लोग उस तरह कहते हैं। तो गति अवस्था में आने से पूर्व लिखा ना, तो गति अवस्था में आने से पूर्व दोनों स्पर्शी तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण जो है तलों के बीच गति उत्पन्न करने वाले बाह्य नेट बल के बराबर, दिशा बाह्य बल की दिशा के विपरीत होती है। ये ना समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट ऊपर वाला समझ में आना चाहिए डेफिनेशन। गतिज घर्षण किसे कहते हैं? तो सीमांत घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण का मान अधिकतम होता है। ठीक है, उसको छोड़ो, यही समझिए यहाँ पर कि यदि बाह्य बल का मान सीमांत घर्षण से अधिक कर दिया जाए, मतलब जितना बल लगे उससे ज़्यादा कर दिया जाए, तो गति करने लगेगी। आप सीधा अपने मन से लिखना ना कि जब भाई जब वस्तु गति में होती है उस समय लगने वाले घर्षण बल को हम लोग गतिज घर्षण कहते हैं। बात खत्म। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। स्थैतिक घर्षण है यह वस्तु के गति में आने से पूर्व तलों के मध्य लगता है, भाई आने से गति में आने से पहले लगता है, जबकि गति घर्षण जो ये गति के बाद तलों में लगता है। फिर इसका मान सीमांत घर्षण से ज़्यादा होता है। सीमांत मतलब मैक्स, मतलब आप देखेंगे जो घर्षण आप लगा रहे हैं सीमांत घर्षण से ज़्यादा होता है, ये कम होता है। यह वस्तु के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। यह यदि स्थैतिक घर्षण का मान 10 न्यूटन है तो गति घर्षण का मान 10 से कम होगा, पक्की बात है कि नहीं, थोड़ा सा कम होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे पूछा था उसमें क्या क्या फैक्टर है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हिंदी में बता रहा हूँ मैं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक 2 कारक हैं। पहला होता है रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, 2 लेयर्स के बीच, 2 तलों के बीच में कितनी खुरदरता है। हाइयर द रफनेस, रफनेस ज़्यादा होगा कॉन्टेक्ट में तो उसमें घर्षण बल भी पक्की बात है ज़्यादा होगा, और स्मूथ होगा तो घर्षण कम होगा।
और दूसरा होता है वेट ऑफ द स्लाइडिंग या रोलिंग बॉडी, कितना वजन है फिसलने वाले या उस वस्तु का। ज़्यादा अगर वजन होगा तो ऑब्वियसली वो सरफेस के ऊपर ज़्यादा लगाएगा, है ना। और दूसरा सरफेस भी होता है, सरफेस बढ़ा दिया जाए तो भी घर्षण बढ़ जाता है। तो ये ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन 2 ही फैक्टर हैं जिक्र किया गया है। आगे है जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए, जैव विविधता का संरक्षण बहुत आवश्यक है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है करते हैं। उदाहरण के लिए शैवाल या अन्य पादप सौर ऊर्जा, तो आप जानते ही हैं। अच्छा, ये अगर आप PDF चाहते हैं डाउनलोड करना, तो जैसे यूट्यूब पर हमारा चैनल है GCCNIOS क्लासेस के नाम से, तो ठीक वैसे ही आपको टेलीग्राम पे एक चैनल मिलेगा GCCNIS क्लासेस। टेलीग्राम अगर आप यूज नहीं भी करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, फिर वहाँ सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं अक्सर लिंक दे दिया करता हूँ चैनल का, तो वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को वहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ भी आपको जो भी PDF वगैरह है मिलता रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर इसमें ध्यान से देखिए, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर की हम बात करते हैं, प्राथमिक निर्माता, तो कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। अब उसके बाद जो ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो उसमें चूहे, कीट, मनुष्य आदि, ये एक कंज्यूमर है। ये प्राथमिक उपभोक्ता है, वो प्रोड्यूसर निर्माता हो गया पेड़ पौधे। लेकिन चूहा, कीट, मनुष्य सबसे पहले यही लोग खाता है। हम लोग पेड़ पौधे खाते हैं, चूहा वगैरह खाता है, सबसे पहले इसको खाता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, फिर द्वितीय, फिर तृतीय उपभोक्ता, है ना, मृत्यु के बाद जो खाते हैं मरने के बाद। तो इस तरीके से पृथ्वी, बैक्टीरिया वगैरह, तो ये आपका है। बाकी आप डिटेल में आप इसको ढंग से कर सकते हैं। ऑक्सीजन के कोई 2 औषधीय उपयोग दीजिए। देखिए, ऑक्सीजन ना हो तो भैया सब मर जाएगा। कोरोना के टाइम में हम सब ने देख लिया था तो इसमें हो गया, पहला तो अस्पताल में रोगियों को कृत्रिम श्वसन के लिए एकदम मार के एकदम सांस ले रहा है, एकदम निकाल दिया तो मरने लग जाएगा, तो भाई कृत्रिम श्वसन है जो सांस नहीं ले पा रहा है। और दूसरा, ऑपरेशन के समय रोगी को निश्चित कराने के लिए कि ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान देनी है। दूसरा है प्राथमिक और द्वितीयक वायु प्रदूषक क्या है। देखिए, वायु मतलब प्रदूषण फैलाने वाला प्रदूषक कहलाता है। तो मोटर वाहनों आदि से सीधे छोड़े जाने वाले प्रदूषक जैसे CO2, इसको हम लोग प्राथमिक वायु प्रदूषक कहते हैं। और द्वितीय क्या हो गया, तो प्राथमिक प्रदूषणों की क्रियाओं से वायु में बनने वाले जो प्राथमिक उससे बनने वाले जो प्रदूषक होते हैं, वातावरण में सीधे नहीं जाते हैं, उसको द्वितीय वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे स्मोक वगैरह। तो जैसे ये स्मोक हो गया यानी फोटोकेमिकल धूम या कोहरा, आप देख लीजिए, ये द्वितीय मतलब पहली प्रदूषक की वजह से जो दूसरा आता है उसी को कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित प्रदूषकों के स्रोत क्या, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर से आता है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आपका वाहन ईंधन से हो गया। कणीय पदार्थ, धूल भरे तूफान और ईंधन का दहन, इससे आ गया। आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पे आप ध्यान नहीं देंगे, प्रश्न संख्या पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपना काम पे ध्यान देंगे। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के बीच क्या संबंध है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो दोनों की संख्या बराबर होती है, तभी तो परमाणु उदासीन होगा, जितना प्लस उतना माइनस। अब किसी व्यक्ति देखते शांत स्वभाव होता है, प्लस माइनस बराबर है। किसी में माइनस ज़्यादा होता है, एकदम गुस्सैल हो जाता है, एकदम गुस्सा बहुत आता है उसको। और किसी का प्लस ज़्यादा है, कितना भी कीजिए उसे गुस्सा ही नहीं आता, हंस के बात करता है। और वो किन के पास होता है, तो बहुत सारे सन्यासी वगैरह देखते हैं, साधु वगैरह जो होते हैं, बड़ा सहनशीलता रख लेते हैं वो अपने पास, विद्वान व्यक्ति। किसी का नहीं भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नील बोर ने परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल को कैसे संबंधित किया। इस पर तो मैंने गर्दा उड़ा रखा है, डिटेल में बता रखा है, वीडियो तो आप देखिए जाके उस पर। कथा साल 1913 में नील बोर ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जो रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल का संशोधित रूप था। इसके आधार पर नील ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ पर गति करता। रदरफोर्ड ने कहा था, देखिए रदरफोर्ड का कुछ इस तरह स्टेटमेंट था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ ये प्लस है, ठीक, तो यहाँ से शुरू करेगा, इस तरह से घूमेगा, तो भी गड़बड़ हो गया ना। कहीं तो जाके ये इलेक्ट्रॉन है, कहीं तो थकेगा ये, और थकेगा उसके बाद यहाँ के गिरेगा, और जब ये न्यूक्लियस भी गिर जाएगा माइनस वाला नाभिक पे, तो
कोई भी परमाणु नहीं होना चाहिए था। तो इसी को कहा नील बोर ने कि नहीं जी, ये जो है ना, एक इस तरह से पाथ पे ना घूम के अलग अलग पाथ है। ये कुछ इस तरह का देखते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, बीच में तो वो कट दे दिया के एल एम, वरना वो पूरा कंप्लीट घेरा है, नंबर है, बीच में केंद्रक है। अब पहले घेरा में जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले गांव में रहेगा, उसका पड़ोसी गांव बड़ा थोड़ा सा है, उससे और बड़ा है, तो इस तरह से 4 गांव हो गया के एल एम, घेरा घेरा टाइप का, है कि नहीं। तो यहाँ पर सब लिखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित पथ पे घूमता है। ये पथ इलेक्ट्रॉन कक्ष या ऑर्बिट कहलाते हैं। 4 ऑर्बिट हो गया, 4 कक्ष हो गया, के एल एम एन। आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आप साइड में लिखेंगे, ये तो पिक्चर बनाने के लिए आप पूरा वृत्त बनाएंगे। 1 2 3 4 इनका नंबर हो गया, नाभिक का 4, और दूसरा 1 2 3 4 अथवा के एल एम एन से दर्शाते हैं। इन पूर्णांकों 1 2 3 4 कक्षों की क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कक्ष एक निश्चित ऊर्जा से युक्त होता है, यानी कि अगर आप के कक्ष की बात करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एक फिक्स एनर्जी होगी, निश्चित ऊर्जा होगी। अगर आप एल वाले में जाएंगे तो उनका जो ऊर्जा होगा वो एम और के से अलग होगा, लेकिन उनके अंदर, एक गांव के अंदर जो होता है वो निश्चित होता है। ये सबसे अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित और आवश्यक ऊर्जा को ही खो सकता है अथवा प्राप्त कर सकता है। तो एक ही है यहाँ पर, एक निश्चित तौर पे आवश्यक ऊर्जा हो तभी इस तरह करेगा। आप डिटेल में हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सहसंयोजी आबंध कैसे बनते हैं। देखिए, सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका शेयरिंग करना पड़ता है। शेयरिंग इसे समझते हैं, आपस में भागीदारी करनी पड़ती है, उसमें सहभागिता जिसको बोलते हैं, मिलजुल के पार्टनरशिप जैसे बोलते हैं। इनमें सब बता रखा है। तो 2 परमाणुओं के बीच बराबर संख्याओं के इलेक्ट्रॉन की सहभागिता से बनने वाले आबंधन को सहसंयोगी आबंध कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो एक चीज़ आपको समझ में आएगा, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए चक्कर क्या है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से दोनों ही पूर्ण नहीं हो पा रहा है। बोलेगे दोस्त सुनो ना, हम दोनों मिल जाते हैं, तुम्हारे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, और हम दोनों मिल जाएंगे, एक जगह साथ में रहेंगे, तो तुम्हारा वाला हम भी यूज कर लेंगे, मेरा वाला तुम भी ले लोगे, तो हम दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तब ये अकेले तो पाया नहीं जाता है, ये अकेले नहीं पाया जाता ना ये, तो ये H2 बना देता है ये, ठीक है। उसी तरीके से Cl करेगा तो Cl2 बना देगा। तो ये चीज़ें जो होती है इसी को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। आबंध मतलब बॉन्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन होता है डॉट, इसको मिलाते हैं एक लाइन, इसी को आबंध या बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा नीचे देखिए ध्यान से, O2 HCl Cl2 N2 का कैसे बनेगा। देखिए तो यहाँ पर जो है पहले O2 का बनाया, देखिए आपके सामने। अच्छा बनता कैसे है ये मैंने वीडियो में बना रखा है, क्योंकि उसमें आपको जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है, वही KLM है ना, जो सबसे लास्ट वाला होता है वही इसमें दिखाते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो है वो 8 नंबर पर है, तो KLM 2 इलेक्ट्रॉन K में होता है और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन L में हो गया, तो ऐसे ही 8 हो गया। तो L सबसे बाहरी में पड़ रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ने 6 डॉट दिखाया होगा ऑक्सीजन पे। तो ऐसे करके होता है, आप इसको देखिएगा। तो वीडियो देखना जरूरी है, हर चीज़ यहाँ कवर नहीं कर पाऊँगा मैं, इतना बड़ा सिलेबस होता है ये, क्योंकि टाइम देखिए ऑलरेडी 23 मिनट हो चुका है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में सहसंयोजी आबंध की संख्या क्या है। तो इन यौगिकों में देखिए H2O है, तो आप बना के देखिए H2O में कितने सहसंयोजी है, तो 2 है, 2 बॉन्ड बन रहा है ना। HCl में 1 बन रहा है और O में 2 बन रहा है, NN में 3 बन रहा है बस। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम बताइए। देखिए न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या था कि ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड होता है। यहाँ से कोई अमेरिका में भी बैठा है ना, या आप अपने घर में बैठे, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो भी हम दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे को एक बल के द्वारा आकर्षित करते हैं। यह बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा कि भाई जैसे जैसे हम लोग द्रव्यमान बढ़ाएंगे बढ़ता चला जाएगा और दूरी बढ़ाएंगे घटता चला जाएगा। तो आप और हम इतनी दूरी पर बैठे हैं, जहाँ भी आप हैं, तो हमारी दूरी इतनी ज़्यादा, गुरुत्वाकर्षण कम लग रहा है, बट लगता जरूर है। जबकि इन 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो इसके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या परिवर्तन आएगा। सीधी सी बात है, वो और कम हो जाएगा। दूरी को दोगुना कर देंगे तो वो 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर चलता है ना नीचे, 2 का स्क्वायर 4 होता है।
आगे बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का व्युत्क्रम वर्ग नियम, यही हो गया। इसके अनुसार दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। जैसे एफ है और ये आपका देखिए व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर हो गया, एफ हो गया वस्तु गुरुत्वाकर्षण, आर हो गया, बस यही सब लिखना होता है वस्तुओं के बीच की दूरी, और कुछ है नहीं इसमें। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार एक दूसरे से सटकर खड़े दो व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षित क्यों नहीं करते हैं। देखिए, जब दो पिंड सटकर रखे होते हैं तो हम उन्हें एक ही पिंड की तरह समझते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? इसलिए अन्य पिंड की अनुपस्थिति में उसे जीरो माना जाएगा, हम समझेंगे नहीं कोई और है। तो परिकलित करने पर गुरुत्वाकर्षण भी शून्य होगा, दूरी भी तो आर भी तो जीरो आ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा। यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे किसी 50 kg की वस्तु का किसी ग्रह पर भार जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/5 गुना है, मतलब 5 गुना कम हो गया ना। आप चंद्रमा पर जाते हैं तो 6 गुना कम हो जाता है। अगर आप यहाँ 60 न्यूटन लग रहा है गुरुत्वाकर्षण, तो वहाँ केवल लगेगा, जानते हैं कितना, 10 न्यूटन लगेगा। इसलिए वहाँ लंबी लंबी छलांग मारेंगे तो उड़ के चलेंगे। तो लिख लीजिए पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो बोलेगा ना 10 तब आप 10 लेना, ऐसे अपने मन से मत लेना, वैसे 9.8 ही लेंगे। और अन्य ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण निकाल लीजिए, तो 5 गुना कम कर लो, तो 9.8 का तो एक्सेलरेशन निकल गया ना। अब बाकी एम दे रखा है तो आप फार्मूला निकाल दो, एफ इक्वल टू एम ए करके मल्टीप्लाई करके वहाँ मिल जाएगा। हम कब यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति निकट अथवा दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए और निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है। देखिए, एक व्यक्ति जो अपने आप की वस्तुओं को, अपने पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, लेकिन वो दूर की वस्तुओं को नहीं, ऐसे व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष पीड़ित कहते हैं। इस दोष को अवतल लेंस के उपयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो दूर की वस्तुओं का स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं, ऐसे व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, जो देखता है वही उसका दोष है। दूर की वस्तु को देख रहा है तो दूर दृष्टि दोष, नज़दीक का नहीं देख रहा है, और इस दोष को उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। और ये डायग्राम देखिए आपके सामने दिया हुआ रेटिना के पास में, किस तरीके से यहाँ पर हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो सब बना रखा है, आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है किसका कोई दोष है नहीं है। बी में तो कोई दोष ही नहीं, बिल्कुल रेटिना बन रहा है। प्रॉब्लम ए में है, और ए में देखिए पहला ही कट पॉइंट मिल गया, और सी में जो है बिल्कुल आँख के बाहर मिला, तो भी दिक्कत है। और बाकी यहाँ से क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी बहुत सारा पीडीएफ बाकी है, अभी तो केवल आधा ही मैंने किया है, तो मैं इसका एक पार्ट और लेकर आऊँगा आपके लिए। अभी बहुत सारे सवाल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर हम इसका ट्राई करें, इसको हम पढ़ें, तो आप जाइए टेलीग्राम का चैनल GCC NIS क्लासेस, और वहाँ पर इसको डाउनलोड कीजिए। अभी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं भी चर्चा करूँगा, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, मुझे बताना है। तो एक पार्ट में तो नहीं हो पाएगा खैर, तो मुझे जो है एक पार्ट और इसका बनाना पड़ेगा, और अगले पार्ट में जो है इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप फॉर ज्वाइनिंग लाइव क्लासेस, या एनी डाउट के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर 9643480201। बेस्ट प्रिपरेशन फॉर NIS ऑल एग्जाम्स। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, और कहते हैं 10th क्लास एक शुरुआती होता है जीवन का, तो इसमें आप अच्छा करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपका बेस भी मजबूत होगा। तो इसी के साथ इसको हम लोग वीडियो को बाइंड अप कर रहे हैं, और मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। जब तक वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब खुद भी करना, और बाकी दोस्तों को भी बताना सब्सक्राइब करने के लिए। इससे क्या होगा कि बाकी लोगों तक भी कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। और बाकी टेलीग्राम चैनल तो है ही है जहाँ पर ये सारे PDF वगैरह आपको मिल जाते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।